ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गांव के पास वाले जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे को चीरती हुई कुछ चलते हुए घोड़ों के पैरों की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन घोड़ों पर कुछ खतरनाक डाकू सवार थे। उनके थैलों में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती गहने भरे हुए थे। उन्होंने अभी-अभी पास के एक बड़े नगर के राजा का खजाना लूटा था। डाकुओं का सरदार बोला, जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले हमें यहाँ से बहुत दूर निकलना होगा। सरदार, इतना भारी खजाना लेकर भागना खतरे से खाली नहीं है। सैनिक हमारा पीछा कर रहे होंगे। सरदार कुछ देर सोचता रहा। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी। फिर उसने जंगल के किनारे गांव से थोड़ी दूर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुकने का आदेश दिया। रुक जाओ सभी, हम इसी पेड़ के नीचे खजाना दफनाएंगे। सभी डाकू घोड़ों से उतरे। उन्होंने फावड़े निकाले और मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक गहरा गड्ढा तैयार हो गया। उन्होंने सोने से भरी बोरियां उसमें डाल दी, ऊपर से मिट्टी भर दी और जगह को इस तरह समतल कर दिया कि किसी को शक तक ना हो। जाते जाते सरदार बोला, याद रखना, 3 महीने बाद अमावस्या की रात हम यही लौटेंगे। अगर किसी ने भी इस खजाने को छुआ तो उसकी मौत तय है। इतना कहकर सभी डाकू अंधेरे में गायब हो गए। उसी बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच बने एक छोटे से बिल में एक नन्हा सा चूहा रहता था। उसी घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वो बेहद गरीब था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। उसकी पत्नी सीता दिन रात मेहनत करती थी और खेती के हर काम में उसका हाथ बटाती थी। फिर भी रामू ने कभी किसी का हक नहीं मारा। वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलता रहा। लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसका साथ छोड़ देती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल पर कीड़े लग जाते और ऊपर से गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह रोज धमकी देता, अगर इस बार भी कर्ज नहीं चुका पाया तो खेत छीन लूंगा, पहले ही बता रहा हूं। हाँ। नहीं मालिक, इस बार लगता है कि फसल जरूर अच्छी होगी। सचमुच इस साल भगवान की कृपा से रामू को अच्छी फसल हुई थी। रामू धीरे धीरे गेहूं की बालियां काटकर बोरियों में भर रहा था। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी बोरी कुतर रहा है। वह पीछे मुड़ा। एक छोटा सा चूहा गेहूं के दाने निकाल रहा था। रामू ने डंडा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, चूहे की डरी हुई आंखें देखकर उसका हाथ रुक गया। रामू हल्का सा मुस्कुराया। जा, तू भी खा ले, तू भी तो भूखा होगा। उसने खुद ही मुट्ठी भर गेहूं के दाने चूहे के सामने डाल दिए। चूहा तुरंत दाने मुंह में दबाकर अपने बिल की ओर भाग गया। रामू फिर अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था, आज किया गया यही छोटा सा दया का काम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। चूहा हर रात अपने बिल को थोड़ा थोड़ा बड़ा करता रहता था। वो मिट्टी खोदता, फिर ढकेलता हुआ बाहर फेंक देता। यही उसका रोज का काम था। एक रात जब चूहा हमेशा की तरह अपनी सुरंग से मिट्टी बाहर निकाल रहा था, तभी उसके पंजे के नीचे कुछ कठोर चीज आ गई। वह एक सोने की मोहर थी। चूहा कभी उसे अपने पंजों से धकेलता तो कभी नाक से आगे बढ़ाता। धीरे धीरे वो मोहर सुरंग के बाहर पहुंच गई। बाहर जमीन ढलान पर थी, इसलिए जैसे ही मोहर बाहर निकली, वो लुढ़कती हुई खेत की ओर चली गई। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह खेत पहुंचा और अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसकी नजर
मिट्टी में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया और ध्यान से देखा। वो सोने की एक पुरानी मोहर थी। ये देखकर रामू हैरान रह गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल सोचने के बाद रामू वह सोने की मोहर अपने साथ घर ले आया। सीता ने भी पहली बार इतनी चमकदार मोहर देखी। उसने हैरानी से पूछा, ये सोने की मोहर आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल असली लग रही है। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मोहर मुझे अपने खेत से मिली है, लेकिन ये असली है या नकली, इसका पता तो कोई सुनार ही बता सकता है। दोनों तुरंत मोहर लेकर गांव के सुनार के पास पहुंचे। सुनार ने मोहर को ध्यान से कई बार उलट-पुलट कर देखा। फिर उसकी चमक और बनावट को परखने के बाद मुस्कुराकर बोला, ये तो बिल्कुल असली सोने की मोहर है। ये सुनकर रामू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने उसी समय मोहर बेच दी। बदले में उसे इतने पैसे मिले कि कई महीनों का राशन आराम से आ गया। कई वर्षों बाद रामू के घर में खुशी का माहौल था। सीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली चमत्कार तो अभी बाकी था। अगली सुबह रामू फिर अपने खेत पहुंचा। उसे वहीं एक और सोने की मोहर मिली। वह पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, शायद किसी अमीर आदमी की थैली फट गई होगी, लेकिन भला हर रोज एक एक सोने की मोहर कैसे मिल सकती है? रामू सोने की मोहर लेकर घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताई। सीता भी यह सुनकर हैरान रह गई। रामू बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये मोहरें हमारे खेत में आ कहां से रही हैं? उसकी पत्नी बोली, चाहे ये मोहरें कहीं से भी आई हों, लेकिन हमने इन्हें न किसी से चुराया है और न ही किसी के खेत से उठाया है। हो सकता है ये भगवान की कृपा हो। शायद हमारी किस्मत में ही ये मोहरें लिखी थीं। तीसरे दिन रामू को फिर एक सोने की मोहर मिली। इसके बाद यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। असल में हर रात वह छोटा सा चूहा अपना बिल थोड़ा और गहरा खोदता था। कभी मिट्टी के साथ एक सोने की मोहर बाहर निकल आती, कभी 2-3 मोहरें एक साथ बाहर आ जाती, और कभी-कभी पूरी रात बिल खोदने के बाद भी एक भी सोने की मोहर बाहर नहीं निकलती। लेकिन रामू को इस रहस्य का जरा भी पता नहीं था। उसे बस इतना लगता था कि यह भगवान की कृपा है। उसने कभी लालच नहीं किया। जितनी मोहरें मिलती वह उन्हें संभाल कर बेच देता और उसी पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। सबसे पहले रामू ने साहूकार का पुराना कर्ज चुका दिया। ये लीजिए सेठ जी, आपके पूरे पैसे। भैरव सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से बोला, अरे वाह रामू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम दिनों में ही सारा कर्ज चुका दिया। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। फिर उसने अपने खेत के लिए 2 मजबूत बैल खरीद लिए। लेकिन ये सब देखकर भैरव सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ ही दिनों में रामू को इतनी सोने की मोहरें मिली कि उसने कई एकड़ जमीन खरीद ली और अपने परिवार के लिए एक नया पक्का घर भी बनवा लिया। भैरव सिंह मन ही मन सोचने लगा, जो आदमी कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, वो अचानक इतने पैसे कहां से ला रहा है? कुछ ही दिनों में उसने मेरा पूरा कर्ज भी चुका दिया। आखिर उसकी किस्मत ऐसी कैसे चमक गई? उसने तुरंत अपने 2 सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया
और सख्त आवाज में कहा, जाओ पता लगाओ कि रामू के पास इतना धन कहां से आ रहा है। दिन रात उस पर नजर रखो। मुझे उसकी हर छोटी बड़ी खबर चाहिए। भैरव सिंह के आदमी अब हर समय रामू पर नजर रखने लगे। दोनों नौकर कई दिनों तक रामू का चुपचाप पीछा करते रहे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी में चमक रही एक सोने की मोहर पर पड़ी। रामू ने वह मोहर उठाई और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रामू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब भैरव सिंह के कुछ आदमियों ने पेड़ के पीछे छिपकर देख लिया था। वे बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए भैरव सिंह के पास पहुंचे ताकि उसे इस खजाने की खबर दे सकें। मालिक, हमने पता लगा लिया है कि रामू अचानक इतना धन कहां से ला रहा है। भैरव सिंह ने उत्सुकता से उनकी तरफ देखा और बोला, अच्छा, तो अब जल्दी जल्दी बताओ आखिर बात क्या है। फिर उन्होंने खेत में जो कुछ हुआ था वो सारी बात भैरव सिंह को बता दी। ये सब सुनते ही भैरव सिंह की आंखें लालच से चमक उठीं। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर रामू को खेत में सोने की मोहरें मिल रही हैं, तो जरूर उस खेत में कोई बड़ा खजाना दबा हुआ है। अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर खजाना है तो है कहां। उसी रात भैरव सिंह हाथ में फावड़ा लिए चुपचाप रामू के खेत की ओर निकल पड़ा। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। जंगल की ओर से सियारों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। भैरव सिंह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो रामू के खेत में पहुंचा, उसमें चारों तरफ नजर दौड़ाई। भैरव सिंह ने खेत के कोने कोने में देख लिया, फिर भी उसे कहीं कोई सुराग नजर नहीं आया। तभी उसे पीछे से कुछ सूखे पत्तों के सरकने की आवाज सुनाई दी। भैरव सिंह ने तुरंत पलटकर देखा। वहां एक चूहा अपने बिल से मिट्टी बाहर धकेल रहा था। भैरव सिंह चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। तभी चूहे द्वारा बाहर धकेली गई मिट्टी के साथ 2 सोने की मोहरें भी बाहर निकल आईं और लुढ़कती हुई खेत में आ गिरी। भैरव सिंह की नजर जैसे ही उन मोहरों पर पड़ी, उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। वह धीरे से बोला, तो असली राज इस चूहे के बिल में छिपा है। अब समझ आया इस रामू की किस्मत का राज। भैरव सिंह धीरे धीरे बिल के पास पहुंचा। उसने फावड़ा उठाया और बिल के पास खुदाई शुरू कर दी। पहले सिर्फ मिट्टी निकली, फिर छोटी छोटी जड़ें, फिर पत्थर। लेकिन भैरव सिंह ने रुकने का नाम नहीं लिया। आज ये पूरा खजाना मेरा होगा और इसे लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। लगातार 2 घंटे खुदाई करने के बाद जो नजारा भैरव सिंह के सामने था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खजाने से भरी 3 बड़ी बड़ी बोरियां थीं, जिनमें से एक बोरी फटी हुई थी। उस फटी हुई बोरी में से सोने की मोहरें बाहर गिर रही थीं। सोने की मोहरें देखकर भैरव सिंह खुशी से पागल हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार खजाना मुझे मिल ही गया। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और गांव के सारे खेत अब मेरे होंगे। भैरव सिंह खुशी से उछल ही रहा था कि तभी अचानक घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। देखते ही देखते 4 घुड़सवार डाकू उसके सामने आकर रुक गए। चारों डाकू घोड़ों से नीचे उतरे और भैरव सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। भैरव सिंह के चेहरे का लालच अचानक डर में बदल गया। उसने घबराकर पूछा, तुम लोग कौन हो? तभी डाकुओं के सरदार ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और कड़क आवाज में बोला, तो तुझे अब तक समझ नहीं आया कि हम कौन हैं? भैरव सिंह के माथे पर पसीना आ गया।
वह घबराकर बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा? देखो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसमें से आधा खजाना रख लो। भैरव सिंह की बात सुनकर डाकुओं का सरदार जोर से मुस्कुराया। अच्छा, तो हम आधा खजाना रख लें। लेकिन क्या तुझे पता भी है कि आखिर ये खजाना है किसका, जो तू हमारे साथ इसे आधा आधा बांट रहा है? डाकुओं के सरदार की बात सुनते ही भैरव सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। भैरव सिंह कुछ बोल पाता उससे पहले ही डाकुओं का सरदार बोला, जरा ये मुंह पर बंधा कपड़ा तो हटा। मैं भी तो देखूं कि हमारा खजाना हमारे ही साथ आधा आधा बांटने वाला आखिर है कौन। ये सुनते ही भैरव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैरव सिंह डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तूने हमारे खजाने पर नजर डालने की जुर्रत की है, तो अब एक बार उसका अंजाम भी देख ले। अरे छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, बचाओ। देखने में तो अच्छा खासा अमीर लग रहा है। अब एक बात कान खोलकर सुन। आज यहां जो कुछ हुआ है, या फिर इस खजाने के बारे में अगर किसी को भी कानों कान खबर हुई, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ गया? चलो, सारा खजाना उठाओ और यहां से निकलो। देखते ही देखते सारे डाकू खजाना लेकर अंधेरे में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से भैरव सिंह उठा और लड़खड़ाते कदमों से गांव की ओर चल पड़ा।